नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज का मोटिवेशन लाइन है, एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो। दोस्तों, हमारे आध्यात्मिक और स्वतंत्रता सेनानी और महान महान ज्ञान ज्ञान के पुजारी विवेकानंद ने कहा था कि दोस्तों, एक विचार लो और उसमें अपना जीवन लगा दो। वह विचार एक दिन आपका लक्ष्य बन जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा कि रीट की वैकेंसी जारी की गई है और रीट की वैकेंसी जारी होने के बाद राजस्थान का सामान्य परिचय जो मैं आपको कुछ वीडियो में करा चुका हूं, और उस परिचय के जस्ट बाद अब मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, स्पेशल ये समस्त वीडियो राजस्थान रीट, पटवार, फनपार और वरस्क में आपके अति महत्वपूर्ण होगी। अगर दोस्तों आपको इसमें किसी प्रकार का क्लियरेशन नहीं हो वीडियो में, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको पहुंचाना और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों, आज मैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ाने से पूर्व आपको एक ये पृथ्वी किस प्रकार बनी इसके बारे में जो मेरी मोटी मोटी सोच है और जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज के लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले ये पृथ्वी नाम और ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह नहीं था। दोस्तों, एक सूर्य होता था जो निर्बाध रूप से इस आसमान में घूमता था, और उस सूर्य में क्या हुआ, एक दिन एक दूसरा तारा आया। सूर्य एक तारा है दोस्तों, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। दोस्तों, उस सूर्य जैसा कोई विशाल का तारा आया और सूर्य से टकराया, और जब दोनों में आपस में टकराहट हुई तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य के कुछ कण बाहर निकले, और वो कण कुछ मोटे कण थे जो कि 8 ग्रह बने, और वो 8 ग्रह सबसे पहले इस अवस्था में थे। दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य से टूटकर अलग हुई थी, उस वक्त ये 8 ग्रहों में एक ग्रह थी दोस्तों, जो कि इस प्रकार की संरचना थी। दोस्तों, इस संरचना का मतलब ये है कि ये पृथ्वी जिस प्रकार अगर आप आग में जलती हुई थैली को बाहर निकालोगे तो वह स्टार्टिंग में द्रव अवस्था में होगी और उसका कुछ अंश ठोस बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब ये पृथ्वी सूर्य से दूर आती है तो तापमान इसका अत्यधिक था, इसलिए द्रव अवस्था में थी। लेकिन जब इसको द्रव से ठोस में परिवर्तित होना था, उस वक्त ये पृथ्वी का कुछ अंश ही ठोस बन पाया, और उस ठोस को कहा जाता है पेंजिया कहा गया स्टार्टिंग में। और इसके बारे में बताया था दोस्तों वेगनर महोदय ने। वेगनर महोदय का नाम सुना होगा दोस्तों, जिन जिन दोस्तों के पास में भूगोल हो रहा होगा 11वीं क्लास में, उन बच्चों को पता होगा, उन दोस्तों को पता होगा कि ये एक वेगनर महोदय था जो जर्मनी का था, जो कि जलवायु कटिबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया में निकला था। लेकिन उसने एक थ्योरी दी थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आरंभ उसने किया था कार्बोनिफेरस युग, प्री कैम्ब्रियन युग में, जब पृथ्वी एक विशालकाय भूखंड हुआ करती थी। उस विशालकाय भूखंड को दोस्तों पेंजिया कहा जाता था, और इस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी भरा था उसको कहा जाता था पेंतालासा। वह वेगनर महोदय कहते हैं कि बाद में इसमें क्या होता है, ये पेंजिया 2 भागों में टूटता है। एक उत्तरी भाग होता है जिसे अंगारा लैंड कहते हैं या लोरेशिया कहते हैं दोस्तों, एक दक्षिणी भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं दोस्तों, और इसके बीचों बीच पानी भर गया था, जो चारों तरफ था वो बीच में आ गया, और उसको कहा गया टेथिस सागर। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो 4 पढ़ेंगे हम, उनमें से कुछ अंश आपको टेथिस सागर का मिलेगा जो पश्चिम मरुस्थल है, और जो पूर्व का पठारी मैदान है वो दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग है, और जो मैदान है वो दोस्तों इंडियन यूरेशिया का भाग था दोस्तों, अंगारा लैंड का भाग था। दोस्तों, मैदान पूर्व का मैदान और उत्तर का मैदान जो राजस्थान का है वो दोस्तों पूर्व का मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश इसके अंगारा लैंड के अवशेष थे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों गोंडवाना का अवशेष है, और टेथिस सागर का अवशेष है दोस्तों राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल, उत्तर पश्चिम मरुस्थल, जहां पर आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी, जहां पर आपको वनस्पति विहीन क्षेत्र मिलेगा। बाद में वेगनर महोदय कहता है कि दोस्तों ये जो 2 विशालकाय भूखंड थे, ये बाद में 7 विशालकाय भूखंडों में टूटे, और बीच में पानी भर गया, जिनमें दोस्तों जो अंगारा लैंड था वो प्रमुख 1, 2, 3 और 4 भागों में टूटा, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप
और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगर आप देखा जाए, और दक्षिण भारत जो कि हिमालय का दक्षिणी भाग जो कि भारत देश में भारत आता है, पूरी हिंद महासागरीय प्लेट आती है, और जो हिंद महासागरीय द्वीप है वो समस्त इस भाग के ही पार्ट माने जाते हैं, गोंडवालैंड के ही दोस्तों। उसके बाद में अंगारालैंड भी 3 बड़े भूखंडों में टूटता है, एक था उत्तरी अमेरिका, एक था एशिया और एक था यूरोप। दोस्तों जब ये विशालकाय भूखंड टूटकर अलग अलग भागों में बट गए, ऐसा माना जाता है कि दोस्तों विश्व 7 विशालकाय भूखंडों में बटा हुआ है, जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है दोस्तों, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा यूरोप है, चौथा उत्तरी अमेरिका है, पांचवा दक्षिण अमेरिका है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, छठा अंटार्कटिका है दोस्तों, और सातवां ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, प्रथम नंबर पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका है, चौथे पे दक्षिण अमेरिका है, पांचवे पे दोस्तों अंटार्कटिका है, छठे पे यूरोप है, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है दोस्तों दुनिया का 1 नंबर, 2 नंबर है दोस्तों अफ्रीका, और 3 नंबर है उत्तरी अमेरिका, और 4 नंबर है दोस्तों दक्षिण अमेरिका, और 5 नंबर पे है दोस्तों अंटार्कटिका, यहां पर है अंटार्कटिका दोस्तों, और 6 नंबर पे है यूरोप, और 7 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। इस प्रकार विश्व के 7 महाद्वीप है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, 2 नंबर पे कनाडा है, 1 नंबर पे रूस यहां पर है दोस्तों, रूस, 2 नंबर पे कनाडा है दोस्तों, कनाडा है यहां पर उत्तरी अमेरिका में, और 3 नंबर पे है चाइना दोस्तों, चीन है 3 नंबर पे, चीन, और 4 नंबर पे है रूस, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, 4 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, चाइना, 4 नंबर पे अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका देश, अमेरिका है यूएसए 4 नंबर पे, 5 नंबर पे है ब्राजील, और 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील यहां है दोस्तों ब्राजील, और 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर पे ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। महाद्वीप पे 7वें नंबर पे है, देश में 6ठे नंबर पे है, और 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है दोस्तों, 7वीं रैंक पे हमारा इंडिया है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो प्रथम स्थान पर चाइना है, और दूसरे स्थान पर अपना इंडिया है दोस्तों। अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों राजस्थान, और मारो राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत का एक थार का मरुस्थलीय एरिया है, वहां पर पाया जाता है राजस्थान। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल राजस्थान है दोस्तों। थार का मरुस्थल राजस्थान नहीं अपितु पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के कुछ जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं तो जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। वैज्ञानिक महोदय के हिसाब से ये पृथ्वी इस प्रकार बनी है दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करूं भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत इंडियन प्लेट का हिस्सा है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि एक साइड में इंडियन प्लेट और एक साइड में यूरेशिया प्लेट, ये मान लो आप इंडियन और यूरेशिया प्लेट दोस्तों, ये दोनों प्लेट जब आपस में टकरा रही थी उस वक्त इंडियन प्लेट भारी होने और यूरोपीय प्लेट हल्की होने के कारण इंडियन प्लेट यूरोपीय प्लेट यूरोपीय प्लेट में सेपित हो गई, और उसके कारण एक हिमालय नामक पर्वत बना दोस्तों। जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ वह लगभग यहाँ पर हुआ है दोस्तों, जो कि इंडो और इंडियन और यूरोपियन प्लेट के आपस में टकराने से यूरोपीय प्लेट इंडियन प्लेट के भारी होने के कारण सेपित हो रही है। और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय पर्वत है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है दोस्तों। हिमालय पर्वत की ऊंचाई हाल ही में चीन और नेपाल ने मिलकर के जारी करी है, तो 8,848.6 मीटर इसकी हाइट बताई गई है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों प्लेट आज भी आपस में टकरा रही है, और इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट के अंदर सेपित यूरोपीय प्लेट इंडियन प्लेट के अंदर सेपित हो रही है, और हिमालय की हाइट बढ़ रही है। हिमालय की हाइट बढ़ने के कारण ऐसा माना जाता है कि हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, और ऐसा होता भी है दोस्तों। इस प्रकार जो पृथ्वी की उत्पत्ति है और जो भारत की स्थिति है अगर वैश्विक परिदृश्य में बात करें दोस्तों, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों। भारत का जो नॉर्थ और साउथ का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, ये है 8 डिग्री 7 मिनट से 8 डिग्री 7 मिनट से है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों। इसके अलावा
अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो भारत वैश्विक स्तर पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है दोस्तों, वह रेखा है अगर आपको विदित हो तो कर्क रेखा है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, जिनमें सबसे पश्चिम में गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है दोस्तों, फिर त्रिपुरा आता है और लास्ट में मिजोरम आता है दोस्तों। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा की सर्वाधिक नजदीक स्थित राजधानी रांची को माना जाता है दोस्तों। और इसी के आसपास हमारा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, एक है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है और सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है दोस्तों। सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। अगर मैं देशांतरी विस्तार की बात करूं तो देशांतरी विस्तार के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, और राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत जिस गोलार्ध में होगा उसी में राजस्थान होगा। और अगर अक्षांश के हिसाब से देखूं तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से देखूं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में। देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध दोस्तों। अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर होता है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती है जो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं वे होती है जो ग्लोब पर आडी खींची जाती है दोस्तों। अक्षांश रेखाएं वे होती है जो ग्लोब पर आडी खींची जाती है दोस्तों, और ये है अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की बात करूं दोस्तों तो अक्षांश रेखाएं 3 हैं, और देशांतर रेखाओं की बात करूं तो दोस्तों ग्लोब पर जो सीधी रेखाएं खींची जाती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है दोस्तों। यानी कि जो 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा की समांतर खींची गई समान कोणीय दूरी पर स्थित रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है दोस्तों। देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का ज्ञान किया जाता है दोस्तों। भारत के बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों, जिसके द्वारा भारत का मानक अक्षांश, भारत का मानक समय ज्ञात किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गुजरात के पोरबंदर से लेकर के सिलचर अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है दोस्तों। लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोस्तों, और 30 × 4 2 घंटे होते हैं, 120 मिनट का अंतर आता है दोस्तों। जब यहाँ पर 5 बज रहे होते हैं, यहाँ पर भी 5 बजे होते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर 5 बजे दिन अस्त हो रहा है तो यहाँ पर 3 बजे दिन अस्त हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ और यहाँ के समय में अंतर नहीं होता, क्योंकि भारत का एकमात्र मानक अक्षांश है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसलिए अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 बजेंगे दोस्तों। गुजरात में 5 बजे दिन अस्त हो रहा है तो यहाँ पर 3 बजे दिन अस्त हो जाता है दोस्तों। इसलिए एक महत्वपूर्ण करंट का मुद्दा है कि क्या भारत के 2 मानक अक्षांश होने चाहिए, ताकि एक मानक अक्षांश पूर्वी भारत का हो और एक मानक अक्षांश पश्चिमी भारत का हो। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हो जाएगा तो जब राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट या राजस्थान का कोई भी नागरिक अगर बिहार या अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर जाएगा तो वहां पर उसको अलग टाइम और अलग घड़ी रखनी पड़ेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हमारा देश अलग अलग विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर हम किसी भी सांस्कृतिक, धार्मिक या किसी के आधार पर बंटवारा नहीं कर सकते यहाँ पर दोस्तों। इसलिए भारत का एकमात्र अक्षांश है जो कि एक मानक देशांतर है जो कि 82.5 डिग्री है, और इसलिए भारत का जो टाइम जोन है वो बहुत कम है दोस्तों। एकमात्र टाइम जोन के अंदर भारत को बांटा गया है। वैसे अगर अमेरिका जैसे देशों में देखोगे आप तो यहाँ पर 2-2, 3-3 जोन भी मिल जाएंगे दोस्तों। सर्वाधिक जोन आपको रूस में मिलेंगे। रूस में 18 जोन माने जाते हैं। 18 देशांतर रेखाओं के आधार पर रूस, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 2 महाद्वीपों में फैला है, एशिया और यूरोप में दोस्तों। इसके बाद में बात करना चाहूं तो विश्व में 3 मुख्य रेखाएं गुजरती है दोस्तों। ये मेरे आपको कर्क रेखा दिखाई है 23.5 डिग्री पे, और ये दिखाई है आपको भूमध्य रेखा दोस्तों। ये है भूमध्य रेखा, और एक रेखा है मकर रेखा दोस्तों। ये मकर रेखा है जो कि तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके रीट पटवार हर जगह पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से 3 रेखाएं गुजरती है, वो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। इसके अलावा बात करूं तो ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहां से एक भी रेखा नहीं गुजरती, तो दोस्तों यूरोप से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी
पठार नहीं है दोस्तों। तो ऐसा महाद्वीप दोस्तों यूरोप महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है। पठार नहीं दोस्तों, मरुस्थल नहीं है यूरोप में एक भी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं तो अक्षांशीय आधार पर जो 0 डिग्री है कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है दोस्तों। 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा और 23.5 दक्षिण अक्षांश है दोस्तों मकर रेखा। दोस्तों मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और मकर रेखा और कर्क रेखा के ऊपर जो क्षेत्र है 64.5 डिग्री, उसको कहा जाता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि वहां पर सर्दी और गर्मी दोनों मिलती है। और उष्ण कटिबंध जो ये एरिया है यहाँ पर हमेशा गर्मी मिलती है दोस्तों। आपने सुना होगा साउथ इंडिया में कभी सर्दी नहीं पड़ती, और ये वास्तविकता है, क्योंकि वहां पर समुद्र तल पास में और भूमध्य रेखा के पास में स्थित होने के कारण साउथ इंडिया हमेशा गर्म रहता है दोस्तों। यही रीजन है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लोगों में कभी नहीं बनती है। साउथ इंडिया में हमेशा अलग अलग रीति रिवाज, अलग पहनावा, अलग वेशभूषा होती है। उसके बाद में बात करूं तो दोस्तों ये मैंने वैश्विक परिदृश्य में जितने प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में उपयोगी वो सारे बताए हैं दोस्तों। कल से चर्चा करूंगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो आपके हर एक एग्जाम पटवार ले लो, रीट ले लो, वन रक्षा ले लो, वनपाल, सभी में अति महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस पृथ्वी का मोटा मोटी संरचना जैसे क्यों बनी है। सबसे पहले दोस्तों एक पेंजिया थी जो कि 45 चारों ओर पानी भरा था, फिर 2 भागों में टूटा। दक्षिणी अंगारा लैंड, दक्षिणी गोंडवाना लैंड, उत्तरी अंगारा लैंड, बीच में टर्की सागर। फिर दोस्तों अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में टूटा। और अंगारा लैंड था उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप में टूटा दोस्तों। उसके बाद में ये संरचना बनी। और भारत इस प्रकार का है दोस्तों, जो कि इसके और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस प्रकार आज के वीडियो का दोस्तों यही अंत करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 प्रश्न आपको करंट की बताकर जाऊंगा दोस्तों। एक तो ये है कि हाल ही में दिल्ली का एक खिलाड़ी, भारत के पूर्व क्रिकेटर और भारत के 2011 विश्व कप के चैंपियन में अहम भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर, जो कि पूर्वी दिल्ली से सांसद बने हैं, उनके द्वारा अपने खुद के स्तर पर एक अन्न भरपेट भोजन की योजना बनाई है, जो कि भारत में पहली पहल है दोस्तों किसी भी सांसद के द्वारा अपने स्तर पर 1 रुपए में भरपेट भोजन। और अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसके अलावा एक और प्रश्न बताऊं तो उत्तराखंड में हाल ही में एक लेवेस्टर पार्क की स्थापना की गई है दोस्तों। लेवेस्टियन पार्क की स्थापना की गई है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा एयरवेस बनाया जा रहा है दोस्तों। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।